भूले। कभी किसी गांव में शिवदत्त नाम उस युवती को देखो, इस राज्य की राजकुमारी, कितनी सुंदर है ना। अगर मैं अपने जीवन में विवाह करूंगा तो सिर्फ इसी से। ये मुझे बहुत भा गई। मुझे भी ये कन्या बहुत पसंद आई है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इस राजकुमारी से विवाह करने का अधिकार मेरा पहला बनता है। इस युवती को देखकर कोई भी अपना दिल हार जाएगा। वो इतनी सुंदर है कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। एक काम करते हैं, हम जाकर उसी से पूछते हैं कि हम तीनों में से आखिर उसको कौन पसंद है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। चलो चलकर पूछते हैं। इसके बाद वो तीनों राजकुमारी के पास गए और उनसे अपने मन की बात पूछ ली। ऐसा है कि मैं अपने पिता के निर्णय का सम्मान करती हूँ और वो जिनसे शादी करने के लिए कहेंगे मैं उनसे शादी कर लूंगी। विवाह के लिए मैं स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। तो इस विषय में हम तुम्हारे पिताजी से भी बात कर लेंगे। तो तुम हौसल राज्य के राजकुमार हो, उनसे शगुन लेना मेरे लिए आनंद का विषय होगा। पर आप तीनों ही उसे पसंद करते हो। अब तो मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। आपका जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। आप किससे विवाह करना चाहते हैं, आप बताइए हमें। ऐसे कैसे निर्णय ले लूं? आप में से कौन मेरी बेटी के लिए योग्य वर होगा ये जाने बिना। ठीक है, मैं तुम तीनों के लिए एक परीक्षा रखता हूँ। जो भी उस परीक्षा में सफल होगा मैं अपनी बेटी का विवाह उससे निश्चित कर दूंगा। क्या ये आपको स्वीकार है? हमें स्वीकार है महाराज। ठीक है, फिर आप तीनों 3 दिशा में चले जाओ और एक बहुमूल्य उपहार ले आओ। जिसका उपहार मुझे अच्छा लगेगा वही विजेता होगा। क्या आप तैयार हैं? ठीक है महाराज, आपकी इस परीक्षा के लिए हम लोग सज हैं। हाँ, एक और बात, उपहार कितना मूल्यवान होगा इसका निर्णय मैं खुद करूँगा। आप जा सकते हो। वो तीनों वहाँ से निकलकर कुछ दूर चलकर एक धर्मशाला के पास रुक जाते हैं। उन तीनों के वहाँ रुकने के बाद इस तरह राजकुमार की वेशभूषा में जाएंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। हमें स्वयं को साधारण भेष में बदलना होगा। हाँ, हमारा साधारण वेशभूषा में जाना ही उचित होगा। तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा। मैं तो कहता हूँ आज रात इस धर्मशाला में रहकर कल सवेरे अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। मैं उत्तर दिशा में जाने की सोच रहा हूँ। और मैं दक्षिण दिशा में, और मैं पूर्व की ओर जाऊंगा। हम उपहार लेकर 7 दिन बाद इसी धर्मशाला में मिलेंगे। अभी रात भी काफी हो चुकी है, इसलिए अब हम लोगों को विश्राम कर लेना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह वो तीनों अपनी दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। पहले गुणवर्मा सीतापुर नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचता है। लगता है यहाँ बड़ा व्यापार चलता है। वहाँ कोई रेशम के वस्त्र का विक्रेता है, वहीं जाता हूँ। आइए आइए, हमारे पास असली रेशम है जो हम खुद बुनते हैं, खुद, जो आपको वाजिब दाम में भी मिलेगा। देखिए ये वस्त्र कितने प्यारे हैं। हाँ अच्छा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। एक ऐसा अनमोल वस्त्र चाहिए जो आपने अब तक किसी को न बेचा हो, जिसे देखते ही मनुष्य अपने होश खो बैठे। ऐसा वस्त्र तो हमें खास कर बुनना होगा जिसका मोल भी अधिक होगा, बहुत अधिक। क्या आप उतना मोल चुका पाओगे हमको? चाहे उसका कितना भी मोल हो मैं दे दूंगा। तुम्हें 5 दिनों का समय दे रहा हूँ मैं। क्या तुम वस्त्र बना दोगे? तो फिर उसके लिए आपको मुझे 5 सोने की मोहरें देनी होगी, समझे? ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। अब जल्दी से काम शुरू करो। यूं जब गुणवर्मा बात कर रहा था, एक आदमी वहाँ से कालीन लेकर जा रहा था और गलती से वो गुणवर्मा से टकरा गया। देखकर नहीं चल सकते? यहाँ खड़ा आदमी दिखाई नहीं देता? क्यों दिखाई नहीं देगा? ये कालीन मुझसे संभल ही नहीं रही है। बूढ़ा हो चुका हो ना बेटा, तुम इस कालीन को खरीद लो ना बेटा। ये कालीन को बेचकर मेरे पास थोड़े कुछ पैसे आ जाएंगे। ये कैसा कालीन है? कुछ खास नहीं है इसमें तो। ठीक है, इतना कह रहे हो तो ले लेता हूँ। ये कितने में दोगे मुझे? इसके 40 सोने की मोहरें होंगी। क्या 40 सोने की मोहरें? आप बावले तो नहीं हो गए हो? ये देखने में 2 चांदी की मोहरें का मोल की भी नहीं लग रही है। देखो, आप जैसा समझ रहे हो ये कोई साधारण कालीन बिल्कुल नहीं है। आप इस पर चढ़कर जहाँ भी जाना चाहते हो ये आपको वहाँ लेके जाएगी। जहाँ चाहो मुझे ये वहाँ ले जाएगी? आप झूठ कह रहे हैं क्या? कालीन अपने आप कैसे जा सकती है बताइए? यही तो इसकी विशेषता है, इसीलिए तो इसका मोल ज्यादा है। यह आपको बहुत काम आएगी, आप इसे ले लीजिए। आप इस पर चढ़कर जहाँ जाने की आपकी इच्छा होगी ये आपको वहाँ लेकर चली जाएगी और तुरंत पहुँचा देगी। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, आप भी मेरे साथ चलिए। इसके बाद वो दोनों उस कालीन पर चढ़ गए। कालीन इस पूरे शहर की सैर करवाओ। गुणवर्मा की इच्छा सुनकर वो कालीन वाला उसे पूरा शहर घुमाने लगता है। गुणवर्मा आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, आह, कालीन तो अद्भुत है। हम जहाँ चाहेंगे ये हमें वहाँ ले जाएगी क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप जितनी दूर चाहे ये आपको उतनी दूर तक लेकर चली जाएगी। ठीक है, फिर
हम पहले नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरकर गुणवर्मा ने उस बूढ़े को 40 सोने की मोहरें दी और उस कालीन को खरीद लिया। दूसरी ओर दक्षिण दिशा की ओर चलकर राजवर्मा एक शहर में जा पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद यहाँ बहुत सारे व्यापार चलते दिख रहे हैं। लगता है मुझे विशेष वस्तु यहीं कहीं मिलेगी। राजा महाराजाओं को स्वर्ण बहुत प्रिय है। अनमोल रत्न, मोतियों से जड़ा हुआ कोई आभूषण, ऐसा कुछ खरीद लेता हूँ जिससे मेरा रुतबा भी बढ़ जाएगा और उन सबको पसंद भी आएगा। आइए आइए, यहाँ ऐसी ऐसी वस्तुएं मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी। आइए आइए। ये क्या, ऐसी क्या वस्तु है जो हमने कभी नहीं देखी? बताइए तो। आप जितने की वस्तु लेना चाहते हो उतने की वस्तु आपको मिलेगी। यहाँ आपको एक चांदी के मोल से लेकर 50 सोने की मोहरें की मोल तक की वस्तुएं भी मिल जाएंगी। 50 सोने की मोहरें? ऐसी कौन सी वस्तु है, बताइए। ये लो, इस सिंह को देखिए, ये 50 सोने की मोहरे की है। क्या इस सिंह का मोल 50 मोहरे? आप मुझे खुलेआम ठग रहे हो। ये केवल चांदी की मोहर ही होगी। इसे छोड़िए और आप मुझे कुछ और दिखाइए। ये 2 चांदी की मोहर की, ये वाली 4 सोने की मोहर की, और ये। आपके पास तो सारी वस्तुएं हैं, सारी की सारी कम दाम वाली है, और आप मुझे मोल ज्यादा बता रहे हो। तुम यहाँ खरीदने आए हो या केवल देखने आए हो? चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब, आप यहाँ कब से खड़े बस देख रहे हैं? आप भी केवल देखने आए हो या कुछ खरीदना भी है? हाँ, मैं खरीदने के लिए आया हूँ। मुझे वो सिंह दिखाना तो। आप इसका मोल 50 सोने की मोहरें बता रहे थे ना? ऐसी क्या विशेष बात है इसमें जो आप इसका मोल 50 मोहरें बता रहे हैं? देखिए साहब, मैं बता रहा हूँ, ये कोई साधारण सिंह नहीं है। आप इसमें जिस भी व्यक्ति को देखना चाहते हो, बस उस व्यक्ति का स्मरण करेंगे तो उसे आप देख सकते हैं। आपको वो दिखाई देगा। आप एक बार करके तो देखिए। अच्छा, जरा दिखाओ तो एक बार। मैं जिसे विवाह करना चाहता हूँ वो राजकुमारी इस समय क्या कर रही होगी, कैसी होगी, मैं देखना चाहता हूँ। राजकुमारी उस समय अपने उद्यान में सैर कर रही थी। हाँ, क्या रूप है, अति सुंदर। किसी भी मोल पर मैं इससे ही विवाह करूंगा, और इसके लिए मुझे सिंह की आवश्यकता होगी। इससे अनमोल वस्तु मुझे और कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो किसी सोने के आभूषण से भी बहुत कीमती है। ये सिंह मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आपको इसे खरीदने के लिए पूरी 50 सोने की मोहरें देनी होंगी। ये लीजिए आपके सोने की 50 मोहरें। अब तो ये सिंह ले जा सकता हूँ ना? इस तरह वो सिंह लेकर राजवर्मा वहाँ से चला गया। दूसरी ओर पूरब की ओर निकला आदित्य वर्मा भी एक शहर में जा पहुँचता है। ये क्या, मैं इतनी दूर चलाया और यहाँ पर कोई मुझे व्यापारी भी दिखाई नहीं देता है। मैंने पूर्व की ओर आकर गलती तो नहीं कर दी? मुझे तो पश्चिम की ओर जाना चाहिए था। बेटा, ये कोई सफरचंद खरीदेगा क्या? केवल 30 सोने की मोहरे की है ये। क्या कोई खरीदेगा इसे? ये सफरचंद के लिए सोने की 30 मोहरें? 30 सोने की मोहर में तो सफरचंद का पूरा बगीचा आ जाए, और ये केवल तो एक सफरचंद है और आप 30 मोहरों का बोल रहे हो। सुनिए, आप इस सफरचंद का इतना मोल क्यों बता रहे हैं भला? बेटा, ये कोई साधारण सफरचंद नहीं है, ये कृत्रिम सफरचंद है। आप इसमें किसी भी रोगी को जो भयंकर रोग से ग्रसित हो, जो रोग से दुखी हो, उसे सूंघाएंगे तो उसका रोग क्षण भर में ही गायब हो जाएगा। यही इसकी विशेषता है, इसीलिए इसका मोल 30 सोने की मोहर है। क्या आपको चाहिए? बताओ बेटा। देखिए, आप मुझे झूठ भी कह सकते हैं। मैं कैसे मालूं कि सूंघने से किसी का रोग गायब हो सकता है? भला बताओ जरा। मैंने इससे कई व्याधिग्रस्त लोगों को ठीक किया है बेटा। आप चाहो तो इस गांव से किसी से भी पूछ लो कि सफरचंद की क्या विशेषता है, वो सब आपको बता देंगे। बाबा, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जल्दी चलिए मेरे साथ। मेरा भाई खेत में काम करते करते जाने कैसे मूर्छित हो गया। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था ना, तो मेरे साथ चलकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। फिर आदित्य वर्मा उस बूढ़े के साथ मूर्छित आदमी के पास चला जाता है। सफरचंद सूंघाकर मूर्छित पड़े आदमी को बूढ़ा ठीक कर देता है। उसके बाद अब तो तुमने स्वयं देख लिया, तो क्या तुम्हें अब भी मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? हाँ, अब तो मुझे विश्वास हो गया है। मुझे ये सफरचंद चाहिए। आप ये लीजिए सोने की 30 मोहरें। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये मुझे ही क्यों बेच रहे हैं? आपके पास रहा तो कितनों के काम आएगा। क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी ने एक राजकुमार को पसंद किया है। उस राजकुमार से विवाह करने के बदले में महाराज ने मुझसे 30 सोने की मोहरें मांगी है, इसीलिए बेचना पड़ रहा है। फिर उस सफरचंद को खरीदकर वो वापसी कर उससे धर्मशाला में पहुंच जाता है, जहां उसके दोनों भाई होते हैं। तीनों भाई अपनी लाई हुई वस्तुओं के बारे में बताते हैं। तो हम तीनों ने अंत में विशेष वस्तु प्राप्त कर ली।
और कल हम राजकुमारी को देखने जा रहे हैं। कल तक की प्रतीक्षा क्यों? इस सिंह से हम अभी राजकुमारी को देख सकते हैं। अरे ये क्या, ये राजकुमारी को कुछ हो गया है। महाराज उसके पास बैठे हैं और वो मुझे चिंता में लग रहे हैं। हमें कुछ जरूर करना चाहिए। बेटा, जिस सर्प ने तुम्हें काटा है सुना है वो अत्यंत विषारी है और राजवेद के अनुसार तुम केवल एक दिन और जीवित रह पाओगी। अब भगवान ही कोई चमत्कार करे। भाइयों, राजकुमारी को किसी सर्प ने काट लिया है और वो केवल एक दिन ही जीवित रह पाएगी। हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। हम घोड़े पर सवार होकर समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए मेरे पास ये कालीन है, इस पर चढ़कर हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। चलो। इसके बाद तीनों भाई गुणवर्मा के लाए कालीन पर सवार होकर राजकुमारी के पास जाते हैं। महाराज, हमें सब पता चल गया है। आप चिंता मत कीजिए, हम राजकुमारी को बचा लेंगे। शाबाश राजकुमार, तुम्ही ने राजकुमारी को बचाया है, इसीलिए। हाँ हाँ, रुक जाइए महाराज। राजकुमारी केवल मेरे कारण ही ठीक नहीं हुई है। बताता हूँ। हम भाइयों में से एक ने दूरदर्शन में से देखकर पता लगाया कि राजकुमारी अस्वस्थ है। दूसरे भाई के एक विशेष कालीन पर चढ़कर हम लोग यहाँ पहुँच सके हैं और मेरे पास रही इस कृत्रिम सफरचंद से मैंने राजकुमारी को बचा लिया है और इस तरह हम तीनों के कारण ही राजकुमारी को पुनर्जीवन मिला है महाराज। तो इसका श्रेय केवल मुझे नहीं जाता है। इसके बाद अपने द्वारा लाई उस विशेष वस्तु के बारे में बताते हैं। आप तीनों ने मिलकर मेरी राजकुमारी को बचाया है और आप तीनों की लाई वस्तु भी अनमोल है। मुझे तीनों ही पसंद है। अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं अपनी राजकुमारी का विवाह तीनों से तो नहीं करा सकता। मैं तो केवल किसी एक से ही विवाह करवा सकता हूं। ठीक है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, आप तीनों से राजकुमारी का विवाह नहीं करवा सकते, हम जानते हैं। आप जो भी परीक्षा लेना चाहें हम उसके लिए तैयार हैं महाराज। हाँ महाराज, आपकी परीक्षा में विजेता से ही राजकुमारी को विवाह करना चाहिए। ठीक है, तो कल हम सब एक बड़े मैदान में मिलने वाले हैं। वहाँ कल तुम्हारे लिए स्पर्धा रखी जाएगी। आज रात के लिए विश्राम कर लो तुम। कल सवेरे आपको हमारा परिवार मैदान में मिलेगा, आ जाना। इस तरह उस रात विश्राम कर अगले सवेरे एक विशाल मैदान में वो लोग चले जाते हैं। वहाँ पर आप तीनों को एक एक भाला दिया जाएगा। आप तीनों में से जो भी उसे दूर फेंक पाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? हम पूरी तरह तैयार हैं महाराज। ठीक है, तीनों में आप ही सबसे बड़े हो तो आप ही सबसे पहले भाला फेंकिए महाराज। सबसे पहले गुणवर्मा भाला फेंकता है जो बहुत दूर जाकर मैदान के बाहर गिरता है। बहुत बढ़िया राजकुमार, आपने भाले को बहुत दूर फेंका है। आज तक हमारे राज्य में कोई भी इतनी दूर भाले को नहीं फेंक पाया है। अगली बारी राजवर्मा आपकी है, अब आप भाला फेंकिए। राजवर्मा ने भी भाला अपनी पूरी ताकत लगाकर फेंका, जो गुणवर्मा के भाले से भी दूर मैदान के बाहर जाकर पत्थर से जा टकराया। ये देखकर महाराज, शाबाश राजवर्मा, आपने तो भाले को अपने भैया के भाले से भी दूर फेंका है। अब तक तो आप ही विजेता है। देखो आदित्य, आपके दोनों भाइयों ने भाला कितनी दूर फेंका है। देखो, अगर आपको जीतना है तो फिर भाला इन दोनों से भी दूर फेंकना होगा। फिर आदित्य वर्मा ने जोर लगाकर भाला फेंका, जो उसके दोनों भाइयों के द्वारा फेंके गए भाले से भी कहीं दूर जाकर गिरा। लेकिन वो भाला कहाँ गया ये किसी को पता ही नहीं चला। आदित्य, आपका फेंका हुआ भाला कहाँ जाकर गिरा है, हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर ये पता चल पाया कि आपका फेंका हुआ भाला राजवर्मा के फेंके हुए भाले से दूर गिरा तभी कोई निर्णय ले पाएंगे। लेकिन महाराज, सच तो ये है कि आदित्य वर्मा का फेंका हुआ भाला राजवर्मा के भाला से दूर जाकर ही गिरा है, पर बिना देखे विजेता घोषित कैसे करेंगे महाराज? आपका निर्णय मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है मंत्री जी। आदित्य वर्मा का फेंका हुआ भाला हमें मिला ही नहीं, फिर भाला दूर फेंककर विजेता तो राजवर्मा ही सिद्ध हो गए है ना। बस इसीलिए राजकुमारी का विवाह मैं राजवर्मा से करने का निर्णय लेता हूँ। इस तरह महाराज राजकुमारी का विवाह राजवर्मा से करवा देते हैं। पर सत्य तो ये था कि आदित्य वर्मा ही इस मुकाबले का असली विजेता था। हारा हुआ गुणवर्मा लज्जित होकर ना जाने राज्य छोड़कर कहाँ चला गया, ये किसी को भी पता नहीं चला। असली विजेता होने पर भी महाराज के अनुचित निर्णय से आदित्य वर्मा बहुत ही निराश हो गया। राजकुमारी से विवाह करने की योग्यता मुझ में ही थी, लेकिन ऐसा क्यों? मेरा फेंका हुआ भाला कहीं मिला ही नहीं किसी को। उसे वहीं कहीं पड़ा होना चाहिए था। आखिर वो गायब कैसे हो गया भला? राजकुमारी से विवाह तो कर नहीं पाया, लेकिन
कम से कम उस भाले का तो मैं ढूंढ कर पता लगा सकता था ना। भाला मेरे भैया से दूर फेंकने वाला असली विजेता तो मैं ही था। इस तरह आदित्य उसका फेंका हुआ भाला ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अच्छा तो ये बात है, ये भाला यहाँ पे आके गिरा है। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, भाला इतनी दूर आकर कैसे भी नहीं गिर सकता है। वहाँ तो कोई गुफा लगती है, जाके देखता हूँ कि वहाँ कोई रहता है क्या। आदित्य गुफा के पास चला गया तो उसे वहाँ सीढ़ियाँ दिखाई दी। यहाँ सीढ़ियों से रास्ता निकलता है, जाके देखता हूँ। मेरे भाले का यहाँ गिरने का इस गुफा से कोई संबंध हो ना हो जरूर होगा। लेकिन ये द्वार तो बंद है, बड़ा ही विचित्र है ये। इस गुफा में भला ये द्वार किसने लगाया होगा? द्वार को खोल कर देखता हूँ मैं। गुफा में दिखे उस द्वार को खोलकर आदित्य अंदर चला जाता है। वहाँ एक राजभवन होता है। उस राजभवन में सिंहासन पर एक सुंदर राजकुमारी बैठी हुई होती है। राजकुमारी आदित्य को देखकर, राजकुमार आदित्य वर्मा का स्वागत है, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आइए बैठिए ना। राजकुमारी, आप कौन हैं और आप भला मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं महान शक्ति से उत्पन्न भूतराज की पुत्री हूँ। मेरा नाम है कंचन। मैं आपको बहुत पहले से ही जानती हूँ। आपका फेंका हुआ वो भाला किसी को दिखाई ना दे, इसी वजह से मैंने उसे गायब करवाया था। आपने ये क्यों किया? आपके भाले को गायब करने के कारण मैं उस स्पर्धा से विजय नहीं हो पाया हूँ। आप मुझसे भी अधिक सुंदर युवती से विवाह कर पाओ, इसलिए ऐसा किया, बस और कोई बात नहीं है। मैं तो सदैव आपका भला ही चाहूंगी युवराज, और आपका भला आपके हाथ में है। क्या मेरे हाथ में? आखिर वो युवती है कौन? वो आपके सामने ही है, और इस वक्त वो युवती आपसे बात कर रही है युवराज, यानी वो सुंदर युवती मैं ही हूँ। वास्तव में यही सत्य है, आप उस राजकुमारी से भी अधिक सुंदर हैं। आपका पति बनकर मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। आप कुछ दिन यहीं पर रह जाइए। अगर आपको यहाँ का वातावरण अच्छा लगे और हमारा राज्य आपको पसंद आ जाए तो हम अच्छा सा एक शुभ मुहूर्त देखकर विवाह कर लेंगे। मुझे भी ये स्वीकार है। वैसे भी इस समय अपने राज्य वापस लौटना नहीं चाहता मैं। ठीक है, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। चलिए भोजन करते हैं। कंचन ने काफी सारे पकवान बनवाए थे। भोजन करने के बाद आदित्य, आहा, मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन आज से पहले कभी नहीं खाया है। बहुत ही अच्छा है। आपका आतिथ्य भी अच्छा है और आप भी, आपका राज्य भी मुझे बहुत पसंद आया। यानी आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। अपने पसंदीदा योद्धा से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। फिर आदित्य कुछ दिनों तक वहीं रहकर विवाह करके अपनी पत्नी के साथ संतोषमय जीवन यापन कर रहा था। ऐसे में एक दिन कंचन ने आदित्य को बताया कि उनके पिता का देहांत हो गया और गुणवर्मा राजा बन चुका है। मुझे जल्दी हमारे राज्य जाना होगा। चलो कंचन, हमें अपने राज्य वापस लौटना ही होगा अब। मैं आपके राज्य नहीं जा सकती हूँ, आप जाकर आइए। मैंने पहले ही कहा था आपको विवाह के बाद हमारे राज्य में ही रहना होगा। शायद आप ये बात भूल गए हैं। मैं हमेशा के लिए हमारे राज्य जाने की बात नहीं कर रहा, जल्द ही वापस लौटूंगा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो चल सकती हो, वरना कोई बात नहीं। लेकिन एक शर्त है, आप किसी से नहीं कहेंगे कि आप यहाँ आए और मुझसे विवाह किया। ये बात आपको गुप्त रखना होगा। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। आपके घोड़े के पास कुछ उपहार रखे हैं, वो आप अपने भाइयों को दे देना। इस उपहार से वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। आपके राज्य में किसी ने भी ऐसे आभूषण कभी नहीं देखे होंगे। सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे देखकर। इसके बाद आदित्य वर्मा उन उपहारों को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ता है। भैया, आपके राजा बनने पर आपको बहुत बधाई हो, लेकिन पिताजी अचानक चले गए, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। पिताजी का जाना बहुत दुखद है। तुम तक समाचार पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा कोई पता ही नहीं था। आखिर तुम थे कहाँ? इतने दिन तक क्या किया और इतने मूल्यवान आभूषण कहाँ से लाए हो तुम, बताओ। मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ, पर मैं राजभोग का अनुभव कर रहा हूँ। मैं बहुत ही संतुष्ट जीवन जी रहा हूँ, इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, अब से तुम मेरे साथ यहीं रहो, राज्य के परिपालन में मेरी सहायता करो। भैया, मुझे तुरंत ही वापसी करनी है, लेकिन मैं हर 3 माह में आपसे मिलने आया करूँगा, ठीक है? कुछ समय वहाँ पर रुककर आदित्य कंचन के पास वापस लौट जाता है और उसे सारी बात बताता है। लेकिन आपके भाइयों को तो अच्छा लग रहा है ना, लेकिन आने वाले समय में उन्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। उन लोगों को जरा सावधान रहना होगा, क्योंकि उन पर खतरा हो सकता है। मेरे भैया मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने जो उपहार उन्हें दिए उनसे वो बहुत प्रसन्न हुए। मुझे विश्वास है उनसे मुझे कोई हानि नहीं हुई होगी। तुम इसकी चिंता मत करो। अभी आपको ऐसा ही लग रहा है, पर आगे चलकर आपको सब पता चल जाएगा। परिस्थितियाँ कुछ बदल जाएंगी।
आखिर ऐसा क्या होने वाला है? तुम्हें कैसे पता है कि भैया से भविष्य में मुझे बहुत खतरा हो सकता है? मैंने एक विद्या सीखी है जो मेरे अपने होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं उनका भविष्य देख सकती हूँ। जब आप 3 महीनों बाद उनसे फिर से मिलने जाओगे तब आप जरा संभल कर रहना, इतना काफी है। इस तरह 3 महीने बीत जाते हैं और आदित्य वर्मा फिर से कई अनमोल आभूषण लेकर अपने भाइयों के पास जाता है। महाराज, मुझे लगता है आपने सावधानी नहीं बरती। आदित्य से आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। महाराज, क्या मुझे मेरे भाई से खतरा है? ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। उससे मुझे बहुत प्यार है। देखिए, वो आपके लिए बहुमूल्य उपहार लाते हैं, पर ये नहीं बताते हैं कि वो कहाँ और किसके साथ रहते हैं और क्या करते हैं। मुझे तो लगता है कि उनकी यही मंशा है कि वो धीरे से सिंहासन पर अपना अधिकार जमा ले। इसीलिए आपको इस तरह उपहार देने का नाटक करके किसी दिन अपने राज्य से सिपाहियों के साथ आ करके आप पर निश्चित रूप से आक्रमण कर दे, आपको पता ही ना चले। क्या? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? ठीक, आप इस बार जब आदित्य आएगा तब उसके वापसी के समय गुप्त तरीके से उसका पीछा करके पता लगाना कि वो आखिर कहाँ रहता है और क्या क्या करता है। पता लगाकर हमें सूचित करने के लिए कहे उन्हें, ठीक है? इसके बाद गुणवर्मा के कहे अनुसार एक सिपाही आदित्य का अनुसरण करके उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद आदित्य एक गुफा में चला जाता है और गायब हो जाता है। अरे ये क्या? अभी तक तो मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गया ये? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? ये गुफा तो खाली पड़ी हुई है, यहाँ कोई मनुष्य भी नहीं है। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तुरंत महाराज को जाकर मुझे बताना होगा। उस गुफा की सीढ़ियाँ किसी को दिखाई नहीं देती, केवल वो जो कंचन के प्रिय हो बस वही देख पाते हैं। वहाँ गुणवर्मा के पास जाकर सिपाही उन्हें सब कुछ बताता है। ये कैसी विचित्र बात है? भला ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण है मंत्री जी? मुझे सिपाही ने इस विषय में पहले ही बताया था, इसीलिए मैं एक तांत्रिका अपने साथ में लाया हूँ। इस बार जब आदित्य वर्मा आएंगे तब मैं इन तांत्रिका जी को उनका पीछा करवा करके ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और उस गुफा का क्या राज है, ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे हम। इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आदित्य वर्मा के विषय में मुझे हर बात की जानकारी चाहिए। अगर 3 महीने बाद वो फिर से आएगा, उस समय बूढ़ी तांत्रिका को यहीं रहने के लिए कह दो, समझ गए ना आप? 3 महीने बाद आदित्य वर्मा उपहार के साथ आ गया। कुछ दिन अपने राज्य में बिताकर वो वापस कंचन के पास चला जाता है। गुफा में जाते समय एक बूढ़ी तंत्रिका वहाँ खड़ी थी। वो उसे देखकर कहती है, ओहो, अरे बाप रे, बहुत कमजोरी सी है। कोई है क्या यहाँ पर बेटा? कौन हो तुम माई? तुम्हें पहले मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो माई? बेटा, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ। मैं बस चलते चलते यहाँ पर पहुँच गई। मुझे बुखार भी है बेटा और बहुत भूख भी लग रही है। मुझ पर दया करके अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो खाने को दे दो। माई, आपकी अवस्था देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पास तो कुछ है नहीं। चलिए, पास ही मेरा घर है। यहाँ तो बस पत्थर ही हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम गुफा के अंदर रहते हो? वो बाद में बताऊंगा, अभी साथ आइए। आदित्य उसे गुफा के अंदर ले जाता है। द्वार से देखकर अंदर जाता है। ये देखकर तंत्रिका, आहा, इतना सुंदर राजमहल और वो भी गुफा के अंदर। बाहर से देखकर तो ये बस पत्थर ही लगता है। चलो, आप इस कक्ष में विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन ले आता हूँ। आपका ज्वर भी कम हो जाएगा, चिंता मत करिए। तुम सच में बहुत अच्छे हो बेटा। इसके बाद आदित्य कंचन के पास जाता है। एक बेचारी बेसहारा वृद्धा मेरे साथ आई है और वो काफी बीमार भी है। जो वृद्धा आपके साथ यहाँ पर आई है उसे कोई बीमारी नहीं है। वो तो बस बीमार होने का नाटक कर रही है। वो यहाँ आपका हित करने नहीं आई है, बस यहाँ की जानकारी निकालने आई है। तुम उसे देखे बिना ये कैसे कह सकती हो? मैं सब जानती हूँ। उस औरत की वजह से आप पर खतरा मंडराने वाला है। वो आपके भाइयों की दूत है और आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करने आई है। वो चाहे जो भी हो, मैं उसका बुरा नहीं चाह सकता हूँ। इस विषय को छोड़ो। ये विश्राम कर रही उस तंत्रिका को आहार देकर, ये लीजिए, इसे पी लीजिए, इससे आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल सही हो जाएंगी। बेटा, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब मुझे जाना चाहिए। माई, आपको यहाँ जितने दिन आराम करना है आप बेझिझक कर सकती है। पूरी तरह से ठीक होकर आप यहाँ से आराम से चली जाना। बेटा, मैं कल सुबह ही यहाँ से वापस जाऊंगी। नहीं गई तो मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे। इस
तरह तंत्रिका उस रात वहीं रुककर अगली सुबह आसपास घूमकर सब कुछ जानकारी प्राप्त करके राजा गुणवर्मा के पास वापस चली जाती है। बताओ रजनी जी, आप आ गई? पता चला मेरा भाई कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है? सारी जानकारी इकट्ठा करके आई हूँ महाराज। जैसा आप सोच रहे हैं उस तरह वो कोई व्यापार नहीं करता है। वहाँ वो किसी मायावी राज्य में रहता है और आपके राज्य से वो राज्य काफी धनी और समृद्ध लगता है। जहाँ देखो बस विशाल भवन ही थे, दरवाजे भी सोने के थे। वहाँ सबका परिवार बहुत ही ज्यादा धनी था, लेकिन वो राज्य किसी को दिखाई नहीं देता। अगर कोई वहाँ का रहने वाला हो तो ही कोई अंदर जा सकता है। इतना धनवान राज्य है, पर मेरा भाई वहाँ क्या कर रहा है? आपके भाई ने वहाँ की राजकुमारी से विवाह कर लिया है। अब वो वहाँ का भावी राजा बनने वाला है। तो क्या तुम उस राज्य में सरल प्रवेश कर सकती हो? हाँ, मैं वहाँ आसानी से जा सकती हूँ क्योंकि मैं एक बार उस राज्य में जा चुकी हूँ, तो मैं जा सकती हूँ वहाँ पर। ठीक है, जब तुम्हारी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब जाइए। आइए मंत्री जी, रजनी जी ने मेरे भाई के बारे में सारी जानकारी दे दी है। आपका कथन सत्य है। आदित्य वर्मा मेरा भाई उस राज्य का राजा बनने वाला है और वो बहुत ही धनवान राज्य है। एक बार सोच कर देखिए महाराज, अगर वो राज्य आपका हो जाए तो। मेरे मन में चल रही बात आपने कह दी है। उस राज्य पर आक्रमण करने से उनका ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। वो मेरा भाई हो या कोई भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस राज्य को मुझे प्राप्त करना ही होगा। उधर इस विषय का आभास होते ही इस बात से अनजान आदित्य को राजकुमारी सब बताती है। मैंने नहीं सोचा था कि भैया मेरे साथ ऐसा छल कर सकते हैं। मैंने उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कंचन? आप घबराइए मत, हमारे पास जितना बल है उनमें नहीं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि हमारी सेना कितनी प्रचंड है, क्योंकि अब वो हम पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं, तो हमें उन पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर देंगे। तो क्या अब तुम ये चाहती हो कि मैं भैया से युद्ध लड़ूं? आप पर आक्रमण करके आपका भाई सब कुछ छीनना चाहता है, तो उनसे युद्ध करना कहाँ गलत है? मुझे बताइए आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है? युद्ध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर वो हम पर आक्रमण करेंगे तो हमारे सैनिक देखते तो नहीं रहेंगे और इस युद्ध में आपके भाई की मृत्यु तय है। मुझे कुछ ऐसा सोचने दो जिससे भैया की प्राण ना जाए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, कुछ ऐसा सोचते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आपके एक भाई से युद्ध करने के लिए तो मेरा एक भाई ही काफी है। मैं कल ही उसे वहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजती हूँ और उसे कह दूंगी कि इस बात का ध्यान रहे कि आपके भाई को कुछ ना हो। ये उचित सोच है। कल अपने भाई को भेजकर तुम भैया को बंदी बनाकर ले आने को कहो। इसके बाद राजकुमारी अपने भाई को वहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजती है। राक्षस महाकाय गुणवर्मा की सेना से लड़कर उन्हें तितर बितर कर गुणवर्मा को बंदी बनाकर आदित्य वर्मा के पास लेकर आता है। भैया, मैंने आपको अनमोल उपहार देकर आपका सम्मान किया। अपने राज्य में कोई हिस्सेदारी भी नहीं मांगी, फिर भी आपने मुझ पर इस तरह आक्रमण करने की सोची। मैं चाहूँ तो आपको अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे भाई हो, मैं ऐसा कुकृत्य नहीं करूँगा। हमारी सेना के आगे आपकी सेना तो कुछ भी नहीं है राजकुमार। हम आपको जाने देंगे, लेकिन आपको एक वादा करना होगा, आप हमारे राज्य की तरफ देखेंगे भी नहीं। मुझे स्वीकार है, मुझे क्षमा कर दीजिए आदित्य, मुझसे भूल हो गई। फिर कभी तुम्हारे राज्य पर बुरी दृष्टि नहीं रखूंगा मैं। फिर आदित्य वर्मा कंचन के राज्य का राजा बन जाता है।